Good evening everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya. I hope you are very well, safe and sound. So today's video is on the topic of network. So let's start the video. So here's the topic of network. First topic is two-port network. Second is symmetrical network. Third is asymmetrical network. Fourth is balanced network. Fifth is unbalanced network. Next, T network, pi network, L network, lattice network, bridge T network, ladder network, Z parameter, Y parameter, H parameter, and conversion of Y to Z parameter and conversion of Z to Y parameter. So this is the brief. This is the topics of the today's video. So let's talk in brief on these topics. So let us start. So first in the figure we can see the two-port network. So two-port network are those network. A two-port network is a one electrical network circuit. We can see that it is an electrical network circuit or device which have the two pairs of terminal. First pair are that and second pair are that. So it contains the two pair of terminals to connect the external circuit. तो टू पोर्ट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें दो जोड़े टर्मिनलों के होते हैं जिससे हम कोई एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे आपका टू पोर्ट नेटवर्क दिया गया है। ये टू पोर्ट नेटवर्क का ब्लैक बॉक्स है और इधर से कनेक्टेड है, तो इधर से जो करंट फ्लो हो रही है I1 जो इस सर्किट से आ रही है और जो I2 करंट है जो सर्किट या हमारा जो एक्सटर्नल कुछ भी कनेक्टेड है उससे जो हमारी करंट आएगी वो I2 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क की। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क या सिमेट्रिकल नेटवर्क जो हमारा ये भी टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ एक्साइटेशन अपॉन एक्साइटेशन टू द रिस्पॉन्स रिमेन्स एट द सेम, जैसे एक्साइटेशन मतलब आउटपुट और हमारा रिस्पॉन्स मतलब कि इनपुट, इन दोनों का जब हमारा रेशियो जो है सेम होगा तो क्या होगा, द पोर्ट इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्ट टू द डिफाइंड सर्किट कंडीशन सच एज ओपन सर्किट ऑन एंड शॉर्ट सर्किट। दूसरा, हम सिमेट्रिकल नेटवर्क को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि हम उसको इनपुट साइड को आउटपुट कर दे और आउटपुट साइड को इनपुट कर दे। उधर से देखने पे अगर सेम लगता है नेटवर्क तो हमारा क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। तीसरा, हम यह भी कर सकते हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क में अगर उसके बीच में मिरर लगा दिया जाए तो भी उसके इम्पीडेंसेस इक्वल आए, तो ऐसे भी नेटवर्क को हम कहते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। और यहाँ पे देखिए दिया गया इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस Z1 और आउटपुट इम्पीडेंस Z2, ये Z1 ये भी है, तो Z1 अगर इक्वल होंगे तो ये जो हमारा कैसा नेटवर्क हुआ, ये हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसिमेट्रिकल नेटवर्क की। तो एसिमेट्रिकल नेटवर्क आर दोज नेटवर्क इन विच इंटरचेंज इनपुट एंड आउटपुट म्यूचुअली। जब हम इनपुट टर्मिनल को आउटपुट टर्मिनल से चेंज करते हैं तो देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, तो उसके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंज हो। अब वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड एटेन्युएशन कांस्टेंट। तो इन सारे जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम इनपुट को आउटपुट से चेंज करते हैं और ये नेटवर्क हमारा एसिमेट्रिकल नेटवर्क है तो हमारा चेंज आना चाहिए। देखिए हमारा ये दिया गया हमारा एसिमेट्रिकल नेटवर्क का दिया गया, तो देखिए इनपुट इम्पीडेंस इसका Z1 है और आउटपुट Z2 है और Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2 है, इस वजह से हमारा कैसा नेटवर्क है, एसिमेट्रिकल नेटवर्क है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैलेंस नेटवर्क की। तो बैलेंस नेटवर्क आर दोज नेटवर्क इन विच द सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पोटेंशियल। तो एक बैलेंस नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट जो होता है वो आइडेंटिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं बैलेंस नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा अनबैलेंस नेटवर्क। तो अनबैलेंस नेटवर्क आर दोज इन विच द सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट इज नॉट आइडेंटिकल। तो इसके उल्टा कि जो इसका सीरीज इम्पीडेंस एलिमेंट था वो आइडेंटिकल था और अनबैलेंस में आइडेंटिकल नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा कि नॉट सिमेट्रिकल टू द रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टी नेटवर्क। तो टी नेटवर्क जो टी की तरह शेप में देगा उसको टी नेटवर्क कहेंगे और जो पाई की तरह शेप में होगा उसको हम पाई नेटवर्क कहेंगे। और टू पैरेलल इम्पीडेंस आर वन सीरीज इम्पीडेंस आर कनेक्टेड टू द पाई शेप। देखिए ये टी नेटवर्क है उसमें देखिए दो पैरेलल, एक पैरेलल में है एक सीरीज में है उसके, और यहाँ पे भी ये टी नेटवर्क है, ठीक है। और ये आपका सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है क्योंकि यहाँ पे Z1 और Z3 इक्वल है,
यहाँ पे इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस इक्वल है, और यहाँ पे Z1 Z3 इक्वल नहीं, इस वजह से ये एसिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। तो ये रही बात पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क की। ठीक है, यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क दिखाया गया, देखिए फिगर से ही स्पष्ट है। इट लुक्स लाइक एज अ पाई नेटवर्क। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 ये तीनों इम्पीडेंसेस मिलकर एक पाई नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट आपका एल नेटवर्क। इन दिस नेटवर्क द इम्पीडेंस आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ एल। तो ये लुक लाइक कैसा होगा हमारा, ये लुक लाइक एल की तरह। देखिए इनका इम्पीडेंसेस बना है, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे एल नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटिस नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क में क्या होगा, लैटिस नेटवर्क आर रिप्रेजेंटेड in which the series arms are given by the impedances connected between A and C and B and D. The diagonal arm are frequently referred as a cross arms. तो जो हमारा जो लैटिस नेटवर्क होगा उसमें जो हमारे डायगोनल आर्म होंगे वो क्रॉस आर्म उसकी तरह कनेक्टेड होंगे और दो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ऐसे तरह के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, जो हमारा ये होगा हमारा लैटिस नेटवर्क। आगे हमारा ब्रिज टी नेटवर्क। तो इन ब्रिज टी नेटवर्क द सीरीज आर्म्स आर टी सेक्शन आर ब्रिज बाई एन इम्पीडेंस। तो जो हमारा ब्रिज टी नेटवर्क है उसमें टी के ऊपर एक वो लगाएंगे, अभी फिगर में हम देखेंगे, वो ब्रिज फॉर्म करेंगे। देखिए आपका ब्रिज नेटवर्क है, सिंपल जो है आपका टी नेटवर्क था और टी के ऊपर जो है इन्होंने एक ब्रिज बना दिया, और तो ये हो गया हमारा जो है ब्रिज टी नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा लैडर नेटवर्क। लैडर मतलब होता है सीढ़ी। तो यहाँ पे कैस्केडेड ऑफ रिपीटेड सेक्शन ऑफ नेटवर्क इज नोन एज द रिकरेंट नेटवर्क और लैडर नेटवर्क। तो जो हमारा कैस्केडेड फॉर्म में मतलब एक के बाद एक कनेक्शन होता है कई सारे नेटवर्क का, तो उसको हम कहेंगे लैडर नेटवर्क। अब देखिए चाहे टी प्लस टी एक्सेट्रा हो, पाई हो या एल नेटवर्कों को एक साथ कनेक्ट कराया गया। तो यहाँ आपको टी नेटवर्क को देखिए कनेक्ट कराया गया है कैस्केडेड फॉर्म में, 1 2 3 टी नेटवर्क को कनेक्ट कराया गया है और ये बना रहे हैं आपका लैडर नेटवर्क। इसी तरह से हम पाई और एल को भी कनेक्ट करके लैडर नेटवर्क बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जेड पैरामीटर्स की। जेड पैरामीटर को हम इम्पीडेंस पैरामीटर या ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे देखेंगे। जेड पैरामीटर में 2 पोर्ट नेटवर्क है। इधर से I1 करंट आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि वोल्टेज V1 के कारण, और इधर से I2 करंट आ रही है, क्यों आ रही है, वोल्टेज V2 के कारण। और कहाँ पे आ रही है, 2 पोर्ट नेटवर्क का ब्लैक बॉक्स है, इसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट लिया और V1 और V2 को डिपेंडेंट लिया, क्योंकि V1 और V2 I1 और I2 पर डिपेंड करते हैं इस जेड पैरामीटर के 2 पोर्ट नेटवर्क में। तो अगर हमारा V1 और V2 डिपेंडेंट है तो जो हमारी वैल्यू होगी V1 और V2 की वो किसी I1 और I2 के फंक्शंस में होगी। तो वही आपका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है V1 V2 इज इक्वल टू द फंक्शंस ऑफ I1 I2। कहने का मतलब है कि I1 I2 जो कि इंडिपेंडेंट है, इनके चेंज होने से हमारा V1 V2 जो कि डिपेंडेंट है किस पे, I1 पे और I2 पे, तो वो हमारा चेंज होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशंस में लिखते हैं तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो जो ये जेड पैरामीटर्स हैं, ये हमने जब इसको इक्वेशन को तोड़ा तो इसको मैट्रिक्स को जब हमने इक्वेशन फॉर्म में बनाया तो ये जो आए ये पैरामीटर्स आए, और इस सिंपली जेड पैरामीटर की बात है तो हमने जेड लिख लिया, और 1 1 इसके मैट्रिक्स के रो और कॉलम को दर्शाता, 1 2 रो कॉलम को दर्शाता। उसी तरह से V2 Z21 रो और कॉलम को दर्शाएगा, और इसी तरह से तो हमें 2 इक्वेशंस मिल गए जेड पैरामीटर्स को। आगे फिर से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आगे हम फिर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं V1 V2, और अब Z1 का पार्ट जो था उसको हमने अलग कर लिया। Z11 Z12 Z21 Z22 ये इम्पीडेंस मैट्रिक्स था, ये वोल्टेज मैट्रिक्स थी, और इस करंट को हमने सेपरेट कर लिया I1 और I2, ये करंट मैट्रिक्स थी आपकी। तो अब हम आगे देखेंगे, इसको हम बड़े में लिख सकते हैं, इसको V1 V2 को हम वोल्टेज मैट्रिक्स कारण V लिख सकते हैं, Z11 Z12 Z21 Z22 को इम्पीडेंस मैट्रिक्स कारण Z लिख सकते हैं, और I1 I2 को करंट मैट्रिक्स कारण हम I लिख सकते हैं। अब हम एक इक्वेशन जो हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिला था, उस इक्वेशन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमें जो इक्वेशन मिला था V1 इज इक्वल टू Z11 I1 और Z12 I2 और V2 इज इक्वल टू Z21 I1 और Z22 I2, ये हमें इक्वेशन 2 मिले थे। अब इक्वेशन के आधार पे हम Z11 और Z12 Z21 Z22 की वैल्यू निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब मान लीजिए हम Z11 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम I2 को 0 मानेंगे, I2 को 0 मारेंगे तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, और Z11 की वैल्यू हमारी हो जाएगी V1 तो है ही, I1 इधर बोल देंगे तो हो जाएगा हमारा V1 अपान
I1 हो जाएगा। देखते हैं अभी किस तरह से हो। तो हमारा देखिए वहाँ इक्वेशन से हमारा Z11 की वैल्यू निकल आई कब, जब हमने I2 को 0 माना है। I2 को जब हम 0 मान लेंगे तो Z12 I2 सब 0 हो जाएगा, और हम I1 को इधर भेज देंगे तो हमारा V1/I1 मिल जाएगा। तो Z1 की वैल्यू हमें V1/I1 मिली कब, जब I2 को हमने 0 माना। तो I2 को 0 हमने माना, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट, क्योंकि I2 को हमने 0 कर दिया तो जो है आउटपुट सर्किट को हमने ओपन कर दिया है। तो ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, तो इनपुट इम्पीडेंस द्वारा यह ड्राइव की जा रही V1/I1, तो इम्पीडेंस ही तो हुआ ना, तो उसके द्वारा ड्राइव की जा रही है, और ओपन सर्किट है क्योंकि I2 हमारा 0 है, इस वजह से इसको ये भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा Z12 की वैल्यू निकालेंगे, तो तब I1 को हम 0 कर देंगे। I1 को 0 कर देंगे तो I2 उस साइड चला जाएगा, तो V1/I2 हो जाएगा। अब इसको ये ओपन सर्किट हो गया क्योंकि हमारा I1 0 है, लेकिन रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस है, क्योंकि देखिए जो वोल्टेज है ये तो इनपुट साइड का है, लेकिन करंट जो है ये आउटपुट साइड का है। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कह रहे हैं। थर्ड है Z21 = V2/I1, यहाँ पे हमने I2 को 0 किया है, इस वजह से इसको ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस कहेंगे। इम्पीडेंस है फॉरवर्ड साइड का, क्योंकि V2 वोल्टेज है और I1 करंट है, मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है। नेक्स्ट हमारा Z22, इसमें V2/I2 कब, जब हमने I1 को 0 माना, तो ये ओपन सर्किट ये भी है, और ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस। तो अभी यहाँ पे जितने ओपन सर्किट्स मिले, क्यों मिले, क्योंकि हमने करंट्स को 0 किया है। अगर हम वोल्टेज को 0 करते तो वोल्टेज का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है उसका वो होता है शॉर्ट सर्किट, तो हम वहाँ शॉर्ट सर्किट लिखते हैं। इसी वजह से Z पैरामीटर को हम ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। अभी आप देखेंगे क्यों ऐसा, जब हम Y पैरामीटर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अब इसका देखिए फिगर हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस मिले हैं, और उसी मेन जो हमें 2 इक्वेशन मिला था V1 = Z11 I1 + Z12 I2, और दूसरा इक्वेशन मिला था V2 = Z21 I1 + Z22 I2। तो उस पर हम देखिए इसके हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ किया गया है, इसको यहाँ से कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमें पहला इक्वेशन मिला था Z11 I1 मिला था उसमें, तो V1 वोल्टेज के कारण हमारा Z11 के अक्रॉस हमारी I1 करंट फ्लो हो रही है, ये समझ में आ गया। फिर है हमारे पास है Z12 I2, तो जो हमारा Z12 है इम्पीडेंस, उसके अक्रॉस हमारी करंट I2 फ्लो हो रही है, लेकिन I2 करंट तो यहाँ पे है नहीं, I2 करंट हमारा है आउटपुट साइड में। इसी वजह से यहाँ पे हमने लगाया है एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो करंट डेवलप होगा वो हमारी I2 डेवलप होगी। आगे हमारा दिया गया, देखिए दूसरे इक्वेशन में दिया गया V2 = Z21 I1, तो Z21 I1 जो है कौन सी करंट है, इनपुट करंट है, इसीलिए यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स दिया गया है, जो कि हमारा कैसा वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स उत्पन्न करेगा हमारा V1, और V1 के कारण कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1। तो ये पूरा हो जाएगा Z21 I1, और Z22 I2 था तो Z22 I2 है, और यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज फ्लो होगा V2 होगा, तो हमारा कुछ डायग्राम इस हिसाब से बनेगा। तो ये रही बात आपकी Z पैरामीटर की। आगे देखते हैं हम Y पैरामीटर। चलिए बात करते हैं Y पैरामीटर की। Y पैरामीटर को हम एडमिटेंस पैरामीटर या शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। यहाँ पे Z पैरामीटर के उल्टा हो जाएगा, I1 I2 यहाँ पे डिपेंड करेंगे किस पे, V1 और V2 पर। उसी तरह से I1 I2 होंगे किसके फंक्शंस, V1 और V2 के फंक्शंस होंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे I1 = अब यहाँ जब हम यह फटाएंगे तो हो जाएगा हमारा Y11 V1 + Y12 V2, और I2 = Y21 V1 और Y22 V2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए जिस तरह से वहाँ पे इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशंस के सहारे से हम Y11 Y12 Y21 Y22 की वैल्यू निकालेंगे, और इसका हम जो है 2 पोर्ट नेटवर्क सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आगे देखते हैं कि Y1 Y12 Y21 Y22 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखेंगे I1 I2 I112 I12 I21 Y22 और V1 V2 लिखेंगे। फिर हमने इसको मैट्रिक्स को छोटा बनाया तो हमने इसको I लिखा, और इन मैट्रिक्स Y और ये V हो गया। फिर हमने जब Y11 की वैल्यू निकाली, तो Y11 वैल्यू के लिए जब हम V2 को 0 कर देंगे तो V1 इधर चला आएगा, तो हो जाएगा हमारा I1/V1 हो जाएगा। अब देखिए V2 को 0 किया, इस वजह से हम इसको शॉर्ट सर्किट लिखेंगे, क्योंकि वोल्टेज की जगह टर्मिनेट कराते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और I1/V1 है, इस वजह से ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस हो गया। तो
जो करंट वर्सेस वोल्टेज होता है इसको हम एडमिटेंस बोलते हैं, और ये इनपुट की बात कर रहा है, इस वजह से हम ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस लिख रहे हैं। ठीक है। सेकंड हमारा y12, इसमें हम v1 को 0 कर देंगे तो हो जाएगा I1/V2 हो जाएगा। और करंट वर्सेज वोल्टेज को फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडमिटेंस कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने V1 को 0 करा है फिर से, तो वोल्टेज को हमने शॉर्ट किया तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस होगा, क्योंकि इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज इस वजह से फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस है। ठीक है। नेक्स्ट आपका y21 इज इक्वल टू I2/V1। यहाँ पे V2 को 0 किया, V2 को 0, इसका मतलब फिर से शॉर्ट सर्किट। अब हमारा आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज इस वजह से रिवर्स ट्रांसफर, और करंट अपॉन वोल्टेज ये एडमिटेंस की बात हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा y22 की वैल्यू I2/V2, कब, जब हमने V1 को 0 किया, V1 को 0 किया शॉर्ट सर्किट, और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज इस वजह से ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस, क्योंकि हमेशा आउटपुट की बात की जाए तो आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है। एडमिटेंस मतलब करंट अपॉन वोल्टेज। तो ये रही बात आपकी वाई पैरामीटर की। तो वाई पैरामीटर का हम देख लेते हैं फिगर कैसे ड्रॉ किया गया है। उसी हिसाब से हमारा दिया गया, देखिए I1 के साथ y1 हमारा जो इक्वेशन हमें मिला था, देखिए वो किस हिसाब से हमें मिला था। देखिए इसमें दिया गया था हमारा y11 V1। तो देखिए जो हमारा y11 जो हमारा ये एडमिटेंस कनेक्टेड है, ये V1 के पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल में हमें पता है कि हमारा जो हमारा वो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, इस वजह से यहाँ हो जाएगा y11 V1 हो जाएगा, और y12 के साथ V2 कनेक्टेड है। अब देखिए V2 तो आउटपुट का वोल्टेज है, लेकिन हमें इनपुट पे चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे करंट सोर्स लगाया गया है, और करंट सोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ I1, करंट के डायरेक्शन में ही लगेगा, और उस करंट सोर्स के कारण हमारा वोल्टेज जनरेट होगा, कौन सा, V2 जनरेट होगा। उसी तरह से आउटपुट पे भी बात की गई थी हमारी y21 V1। तो V1 जो हमारी इनपुट की वोल्टेज लेकिन आउटपुट पे चाहिए, इस वजह से करंट सोर्स लगाएंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में I2 फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, उस करंट सोर्स के कारण हमारा वोल्टेज V1 फाइंड होगा। ठीक है। फिर आगे y22 V2 था, तो y22 देखिए V2 के पैरेलल में है, इस वजह से इसको y22 V2 इस तरह से कुछ सर्किट डायग्राम 2 पोर्ट नेटवर्क y पैरामीटर का ड्रॉ होगा, और इस वजह से इसको एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ y पैरामीटर टू द z पैरामीटर, तो वो किस हिसाब से होता है। देखिए हमारे पास इक्वेशन था कि v इज इक्वल टू ZI, ये हमें पता था, और इसको हम अगर I को इधर भेज देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा YV। तो अब हमें v इज इक्वल टू हो गया y इनवर्स I, और z इज इक्वल टू हो गया I इनवर्स। ठीक है। अब इसको हम लिख लिए मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, और फिर मैट्रिक्स का फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो उसी तरह से z की वैल्यू हर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में z की वैल्यू y का इनवर्स निकाल के लगाया गया है। आगे आप देखेंगे तो देखिए पहले कोफैक्टर निकाला गया y का, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकाला गया है, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका इनवर्स की वैल्यू 1/y का मॉड इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ y लिख दिया गया है। तो उससे हमारा जितना वैल्यू निकलेगा वो सारा जो हमारा अभी तक y पैरामीटर्स में थे, वो जो हमने y पैरामीटर्स यहाँ जितने भी y पैरामीटर्स रखे थे वो हमारे अब क्या हो गए, हमारे z पैरामीटर्स हो गए। तो ये हमारा z पैरामीटर्स की वैल्यू मिल गई। आगे हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ z पैरामीटर टू द h पैरामीटर। ठीक है। तो इसमें हमें पता था v इज इक्वल टू ZI और I इज इक्वल टू VZ का इनवर्स। ठीक है। क्योंकि हमने जो है I को इधर भेजा, फिर I इज इक्वल टू YV हो जाएगा, और Y इज इक्वल टू Z इनवर्स हो जाएगा। तो उस हिसाब से जब Y को हम Z पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, Z पैरामीटर का देखिए हमने इनवर्स निकाला है, तो इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद देखिए हमने एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट निकालने के बाद उसको हम जो इनवर्स के फॉर्मूले पर रख देंगे, Z इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ Z और इन ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ Z। तो उसको हमने रख दिया, और उस हिसाब से हमने जो है उसका जो है y के फॉर्म में, z की वैल्यू y के फॉर्म में हमने सारे उसके लिए निकाल लिया है। तो इस तरह से हम z पैरामीटर को y पैरामीटर में और y पैरामीटर को z पैरामीटर में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे h पैरामीटर की। तो h पैरामीटर में देखिए अभी तक हमने z पैरामीटर में देखा कि हमने z पैरामीटर में i को इंडिपेंडेंट लिया था और v को हमने डिपेंडेंट लिया था, उसके उल्टा y पैरामीटर में किया था। लेकिन अब यहाँ इसको हाइब्रिड पैरामीटर अगर नाम है तो हाइब्रिड ही कर रहे हैं। यहाँ पे हमने i1 और v2 को इंडिपेंडेंट लिया है और v1 और i2 को डिपेंडेंट लिया है। तो उस हिसाब से हम ये इक्वेशन बनाएंगे
V1 I2 एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाइब्रिड H11 H12 H21 H22 इज इक्वल टू I1 और V2। I1 V2 हमारे इंडिपेंडेंट है और किस पर डिपेंडेंट करते हैं, इनकी वैल्यू, इनकी कारण जो वैल्यू होती है V1 और V2 ये डिपेंडेंट करती है, ठीक है। तो उससे हमें दो इक्वेशन फाइंड हुए। पहले तो V1 के लिए हमें मिलेगा कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 और H12 V2। फिर I2 के लिए हमें मिलेगा H21 I1 और H22 V2, H22 से V2 और H21 से I1, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दो इक्वेशनों को एक एक बार हम H11, H12, H21 और H22 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। मान लीजिए हमें H11 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इधर का V2 को जीरो कर देते हैं, ठीक है। हमने V2 को देखिए जीरो किया तो ये पूरा हमारा जीरो हो गया, और H11 के लिए I1 को इधर भेज देंगे तो V1 अपान I1 हो गया, V1 अपान I1 हो गया। H11 की वैल्यू V1 अपान I1 कम जब हमने V2 के मान को जीरो रखा है। तो V2 के मान को जीरो रखा है, इस वजह से हमारा कौन सा है, शॉर्ट सर्किट की बात हो गई, ठीक है। और इनपुट इम्पीडेंस है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज अपान करंट को इम्पीडेंस कहते हैं। विद द आउटपुट शॉर्ट सर्किट, आउटपुट शॉर्ट मतलब आउटपुट वोल्टेज V2 को हमने जीरो किया है, मतलब शॉर्ट किया है, शॉर्ट सर्किट किया है, तब जाके हम इनपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी H11 की। फिर H12 निकालेंगे। H12 निकालने के लिए हम I1 को जीरो कर देंगे। I1 को जीरो किए तो इधर का पूरा I1 H1 जीरो हो गया। यहाँ के बाद V2 को हम इधर भेज देंगे तो V1 अपान V2 इज इक्वल टू हो जाएगा H12। तो H12 की वैल्यू V1 अपान V2 है कब, जब हमने I1 को जीरो रखा। I1 को जीरो रखा है मतलब हमने करंट को जीरो रखा, मतलब ओपन सर्किट की बात हो गई। और V1 अपान V2 है मतलब ये वोल्टेज का रेशियो है, कौन से वोल्टेज का, रिवर्स वोल्टेज का, रिवर्स वोल्टेज का ट्रांसफर रेशियो है कब, जब हमने इनपुट को ओपन सर्किट रखा। I1 जो हमारी इनपुट करंट है इसको हमने जीरो कर दिया तो हमारी इनपुट सर्किट ओपन हो गई है। तो रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो विद इनपुट ओपन सर्किटेड होगा। तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे, ये हो गया H12 की वैल्यू। अब आगे हम देखेंगे H21 की वैल्यू। H21 की वैल्यू के लिए हमें V2 को जीरो करना पड़ेगा और I1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो I2 अपान I1 हो जाएगा H21 की वैल्यू कब, जब V2 जीरो है। तो V2 जीरो है मतलब शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, और शॉर्ट सर्किट कब, और ये I2 अपान I1 है मतलब फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो है। करंट का ट्रांसफर रेशियो, करंट का ही रेशियो है, ट्रांसफर रेशियो है कब, जब हमने आउटपुट वोल्टेज को शॉर्ट किया तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे H21 निकालेंगे। H21 के लिए देखिए क्या किया गया है, H22 के लिए हमने I1 को जीरो कर दिया है और V2 को इधर भेज देंगे तो I2 अपान V2 हो जाएगा। तो I2 मतलब करंट अपान वोल्टेज के रेशियो को हम एडमिटेंस कहते हैं। तो हमारा H22 की वैल्यू I2 अपान V2 हो कब, जब हमने I1 को जीरो रखा, मतलब हमारा इनपुट ओपन सर्किटेड हो गया। फिर हमने I2 अपान V2 की बात की तो हमारा एडमिटेंस हो गया, और ये दोनों I2 और V2 ये आउटपुट हैं, तो इस वजह से आउटपुट इम्पीडेंस विद इनपुट ओपन सर्किट, जब हमने इनपुट सर्किट को ओपन किया है, और ये कौन सा एडमिटेंस हो गया, आउटपुट एडमिटेंस हो गया। अभी हम बात करते हैं, एक हम इसका सर्किट डायग्राम इसका प्लॉट करते हैं। तो हमें देखिए जो हमें दो इक्वेशन मिले थे, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2। तो हमें V1 के अक्रॉस H11 पे I1 था, तो H11 के अक्रॉस I1 हमने कर दिया है। I1 जो हमारा V1 के कारण करंट फ्लो होगी I1, और H11 हाइब्रिड पैरामीटर फर्स्ट, सेकंड है H12 V2। तो V2 तो हमारा वोल्टेज है, कौन से, आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन अगर हमें इसको इनपुट पे फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे एक वोल्टेज यहाँ पे एक हमें जो है क्या कहते हैं कि वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा, और वोल्टेज सोर्स जो हमारा जनरेट करे कौन सा, V2 जनरेट करे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया है जो हमारा V2 जनरेट करेगा। तो यहाँ पे H12 V2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा इक्वेशन था, देखिए अगला इक्वेशन था I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो H22 V2, तो हम H22 को V2 के पैरेलल में लगा दिए तो ये तो हमें मिल गया। तो H21 जो हमारा H21 था उसके साथ में हमारा क्या था, I1 था। तो I1 के लिए हमें करंट सोर्स लगाना पड़ेगा, करंट सोर्स जो I2 के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि I1 जो था वो हमारा इनपुट करंट था और हमें आउटपुट पे चाहिए। तो इस वजह से हमने एक करंट सोर्स ड्रा किया, और वो करंट सोर्स का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, I2 करंट के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिड पैरामीटर का फिगर ड्रा हो जाएगा। तो ये था हाइब्रिड पैरामीटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो है जेड पैरामीटर के ऊपर है, तो थोड़े से समय में हम इसको देख लेते हैं। देखिए आपकी सर्किट दी गई है और इसका आपका जेड पैरामीटर ज्ञात करना है। V1 वोल्टेज है और यहाँ से 2 ओम का ये लगाया गया है, और यहाँ पे 9 ओम का जो है रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे 4 ओम का लगाया गया, और इसके V2 के अक्रॉस जो है हमारा I2 करंट V2 के कारण फ्लो हो रही है। तो पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ लूप बना लिया, एक यहाँ लूप बना लिया। अब हम पहले लूप में KVL लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए V1 है, इस वजह से V1 लिख दिया। -2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस हमारा I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे -2 I1। और यहाँ पे इधर से I1 आ रही, इधर से I2 आ रहा। तो इस नोड पे अगर हम KCL लगाएंगे और इधर आए करंट को हम बोलेंगे I1 + I2। तो इसी वजह से 9 ओम के साथ हम -9 के साथ इंटू I1 + I2 लिख के 0 कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो V1 माइनस हो जाएगा हमारा 11 I1 - 9 I2 = 0। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, कौन सा? 11 I1 + 9 I2 = V1। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम दूसरे लूप में हम KVL लगा रहे हैं। दूसरे लूप में KVL लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 9 × I1 + I2 और +4 × I2 हो जाएगा। और माइनस ये हमारा जो V2 वोल्टेज है, ये प्लस से माइनस, तो इस वजह से इसको माइनस लिखेंगे। तो ये -V2 = 0। तो V2 की वैल्यू यहाँ हमें मिल गया 9 I1 + 13 I2 = V2। अब हमें V1 और V2 के लिए हमें क्या मिल गया? हमें इक्वेशन मिल गए। अब हमें पता है तो V1 और V2 की वैल्यू ये है। जेड पैरामीटर में हमारा जो V1 और V2 होता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट होता, और इंडिपेंडेंट क्या होता? I1 I2 हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे देखिए I1 I2 मिल गए हैं। अब Z11 की बात होगी तो Z11 की बात होती है तो हमारा हो जाता है V1/I1। तो V1 हमारा यहाँ पे, और कब? जब हमारा I2 0 होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 11I जो हमारा था, 11I अपान हमने क्या किया है? I1। तो 11I/I1 हो गया, इसकी वैल्यू 11 आ गई है। फिर हमने Z12 की वैल्यू निकाली तो ये होता है V1/I2। तो V1/I2 की बात हुई तो V1 की वैल्यू हमारी है 9I1 है ना, ये वोल्टेज V1 की वैल्यू। और हमारा I2 है, किसका वैल्यू? I2 तो है ही, ये हो गया हमारा 9 हो गया। फिर अच्छा ये भी ध्यान देंगे कि हमने इस समय I1 को 0 रखा था, तो I1 को 0 रखेंगे तो पूरा I1 की वैल्यू होल 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमने Z21 की वैल्यू निकाली तो V2/I1। जब हमने I2 को 0 रखा तो यहाँ पे भी 9 हो गया। और हमने Z22 की वैल्यू निकाली तो हमें इतना मिला। तो इस तरह से हमें सारा जेड पैरामीटर्स की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हम आगे भी और क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, जो कि हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।